बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 13 गति एवं समय। बच्चों, इस पाठ में हम समझेंगे कि गति क्या होती है, चाल क्या होती है, इसी के साथ साथ समय का मापन किस प्रकार से किया जाता है, समय के लिए कौन कौन से मात्रक उपयोग में लिए जाते हैं, ये सब बातें हम इस भाग में करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी ने अपने चारों तरफ बहुत सारी गतियाँ होते हुए देखी होगी। जैसे कि बच्चों, कौन कौन सी गति होती है? साइकिल की गति, झूले की गति, लोलक की गति या फिर मार्च पास्ट करते हुए सैनिकों की गति। इसी के साथ साथ बच्चों, आपको ये भी पता है कि हमारी पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो बच्चों, ये सभी जो गतियां हैं, ये सरल रेखीय हो सकती है, वर्तुल हो सकती है अथवा आवर्ती हो सकती है। यानी कि जितनी भी प्रकार की गतियां हमारे चारों ओर हो रही है, तो उनके प्रकार जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें गतियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब हम इनमें समझते हैं कि इनमें कौन कौन सी गतियां हो रही है। जैसे कि सबसे पहले दिया है मार्च पास्ट करते सैनिकों की गति। तो बच्चों, ये जो सैनिक होते हैं ये एक सरल रेखा में गति करते हैं। तो क्या होगी इनकी गति? सरल रेखा के अनुदिश गति हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, सीधी सड़क पर चलती हुई बैलगाड़ी। तो ये बैलगाड़ी भी क्या कर रही है? सड़क पर सीधे सीधे चल रही है, तो इसकी गति भी कैसी हो जाएगी? सरल रेखा के अनुदिश गति हो जाएगी। अगला है बच्चों, दौड़ते धावक के हाथों की गति। बच्चों, जब भी कोई धावक दौड़ रहा है तो उसके हाथ कैसे गति करते हैं? आगे पीछे गति करते हैं। तो कौन सी गति हो जाएगी इसमें? आवर्ती गति हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, चलती साइकिल के पैडल की गति। बच्चों, जब साइकिल चल रही है तो उसके पैडल कैसे घूमते हैं? गोल गोल घूमते हैं, नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं। तो ऐसी गति कौन सी होती है बच्चों? वर्तुल गति होती है। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो बच्चों, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो कौन सी गति हो गई इसमें? वर्तुल गति। इसी के साथ साथ बच्चों, ये आवर्ती गति भी होती है, यानी कि ये जो गति है ये निश्चित समय अंतराल पर दोहराई भी जाती है। नेक्स्ट है बच्चों इसमें झूले की गति। तो बच्चों, झूला क्या करता है? आगे पीछे गति करता है। तो इसमें कौन सी गति हो जाएगी? आवर्ती गति हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, लोलक की गति। तो लोलक भी क्या करता है? अपनी माध्य स्थिति से दाएं बाएं इर्द गिर्द जो है वो गति करता है। तो इसमें भी कौन सी गति हो जाएगी? आवर्ती गति हो जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर हमें जितनी भी गतियाँ दी गई है इनमें से कुछ गति तीव्र होती है और कुछ मंद होती है, यानी कि कुछ की चाल अधिक होती है जबकि कुछ वस्तुओं की चाल कम होती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, क्या है? कुछ वस्तुओं की गति कैसी है? मंद है, जबकि कुछ वस्तुओं की गति कैसी होती है बच्चों? तीव्र होती है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देखें, साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इन सभी की चाल जो है स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस आदि की तुलना में कैसी होती है बच्चों? मंद होती है। और यदि बच्चों हम किसी 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा? जो धावक इस 100 मीटर की दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेगा, तो हम क्या कहेंगे कि उसी की चाल क्या है? अधिकतम वहाँ पर है, और वही क्या होता है? उसमें विजेता होता है। यानी कि किसी भी दूरी को तय करने में लिया गया जो समय है यदि वो कम है तो क्या कहेंगे हम? कि इसकी चाल अधिक है, और यदि लिया गया समय ज़्यादा है तो क्या कहेंगे? इसकी चाल कम है। बच्चों, चाल क्या होती है इसको समझते हैं कि जब भी कोई वस्तु गति कर रही है तो कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है, इसे क्या कहते हैं? हम चाल कहते हैं। यदि चाल को हम परिभाषित करें तो क्या कहेंगे कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? चाल कहते हैं। अभी हमने पढ़ा बच्चों कि जो चाल है ये मंद भी हो सकती है या तीव्र भी हो सकती है। तो किसी भी चाल का मंद अथवा तीव्र होने से आशय क्या है? कि किसी भी दूरी को तय करने में लिया गया समय यदि अधिक है तो हम क्या कहेंगे? कि वस्तु जो है वो धीरे धीरे चल रही है, यानी कि उसकी चाल क्या है? मंद है। और यदि लिया गया समय कम है तो हम क्या कहेंगे? कि वस्तु की गति जो है या उसकी चाल जो है वो अधिक है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि चाल ही क्या हो रही है? यहाँ पर मंद हो रही है या तीव्र हो रही है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसका क्या तात्पर्य होगा? कि जो हमारी कार है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इस चाल को हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, किसी भी वस्तु के द्वारा यदि
तय की गई दूरी हमें पता है और कितने समय में ये दूरी तय की जा रही है, यदि इसको भी हम माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना है बच्चों, हमें उस वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है ये पता लगाना है और कितने समय में ये दूरी तय की गई है ये हमें मापना है। तो हम क्या करेंगे, तय की गई दूरी को जब हम लिए गए कुल समय से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, उस वस्तु की चाल प्राप्त हो जाएगी। यानी कि क्या कह सकते हैं हम कि चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो इस सूत्र के द्वारा हम किसी वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों यदि मान लीजिए कोई वस्तु नियत चाल से गति कर रही है तो हम क्या कहेंगे कि उसकी चाल एक समान है, और यदि मान लीजिए उस वस्तु की चाल जो है वो लगातार परिवर्तित हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, हम असमान चाल कहेंगे। देखिए यहाँ पर कि यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली कोई भी वस्तु उसकी चाल क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पर परिवर्तित हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि उस वस्तु की चाल कैसी है, असमान गति है, यानी कि असमान चाल से ये चल रही है। और यदि मान लीजिए कि किसी सरल रेखा के अनुदिश यदि वस्तु की चाल जो है वो नियत है यानी कि एक समान है तो हम क्या कहेंगे कि वह वस्तु एक समान गति कर रही है। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों समय के मापन की, क्योंकि जब हमें चाल ज्ञात करनी है तो हमें क्या भी करना पड़ेगा, दूरी के साथ साथ समय का भी मापन करना पड़ेगा। तो इस समय का मापन हम किस प्रकार से करते हैं उसको समझते हैं। बच्चों प्रकृति के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो निश्चित समयांतराल के बाद में अपने आप को दोहराती है। जैसे कि बच्चों सूर्य जो है वो प्रतिदिन प्रातः उदय होता है और शाम के समय अस्त होता है। तो बच्चों पुराने समय में जब घड़ी का विकास नहीं हुआ था तो हमारे जो पूर्वज थे वो इन्हीं घटनाओं के आधार पर क्या करते थे, समय का निर्धारण करते थे। जैसे कि बच्चों क्या किया उन्होंने, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहा, उन्होंने एक दिन कहा। इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक के बीच का जो समय था उसे क्या कहा उन्होंने, एक माह कहा। और बच्चों एक वर्ष क्या होता है, आप सभी को पता है कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो बच्चों कि एक वर्ष जो है वो कौन सा समय हो जाएगा कि जब पृथ्वी जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा को पूरी कर लेगी, तो उस समय अंतराल को हम क्या कहेंगे बच्चों, एक वर्ष कहेंगे। अब बच्चों पुराने समय में तो घड़ी का विकास नहीं हुआ था, लेकिन आजकल हम इस समय के निर्धारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, घड़ियों का प्रयोग करते हैं। ऐसी बहुत सारी घड़ियां जो है आपने अपने घरों में देखी होगी। बच्चों ये दीवार घड़ी है जिसको हम क्या करते हैं, दीवार पर लगा देते हैं। ये मेज घड़ी है जिसको हम जो है अपनी पढ़ाई के टेबल पर या कोई दूसरी मेज पर रखते हैं। और बच्चों ऐसी आजकल डिजिटल घड़ियां जो है वो भी प्रयोग में ली जाती है। तो बच्चों ये जो भी घड़ियां हैं इनके अंदर आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। कौन सी गति होती है इनमें, आवर्ती गति होती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि आवर्ती गति क्या होती है, तो बच्चों इस आवर्ती गति को ही समझते हैं। आवर्ती गति का एक बहुत ही चिर परिचित सा उदाहरण है बच्चों, क्या, एक सरल लोलक। अब सरल लोलक को हम कैसे बनाएंगे बच्चों, क्या करना है, हमें धातु का एक छोटा गोला लेना है या फिर पत्थर का कोई एक टुकड़ा लेना है और इस टुकड़े को हम जो है धागे की सहायता से किसी दृढ़ स्टैंड पर जो है इस तरह से लगा देंगे तो ये हमारा एक सरल लोलक तैयार हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमने जो धातु का गोला लगाया है या कोई पत्थर का टुकड़ा लगाया है उसे क्या कहते हैं, उसे लोलक कहते हैं। अब क्या करना है बच्चों, हमें आवर्ती गति हम यहाँ पर कैसे देखेंगे, तो बच्चों क्या करेंगे, हम ये जो हमारा सरल लोलक है इसका क्या करेंगे बच्चों, इस लोलक को हम पकड़ेंगे और इसका जो गोलक है इसे हम स्थिति ए पर लाकर धीरे से छोड़ देंगे। तो क्या होगा बच्चों, ये जो लोलक है ये ए और बी पर गति करेगा। तो इसी गति को हम क्या कहेंगे, दोलन गति कहते हैं। आवर्ती अथवा दोलन गति हम इसे कहते हैं। क्या किया है बच्चों हमने कि इस लोलक के गोले को जब हम धीरे से एक और ले जाकर छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, इधर उधर गति करने लगता है और इसी गति को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, आवर्ती अथवा दोलन गति कहते हैं। क्या होगा बच्चों यहाँ पर कि जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति ओ से क्या करेगा, यहाँ आरंभ होके कहाँ पर आ रहा है बच्चों, ये ए पर आ रहा है और ए से वापस कहाँ जाएगा, बी पर जाएगा और बी से जब ये पुनः ओ पर यानी कि अपनी माध्य स्थिति पर आ जाता है तो हम कहते हैं कि इस गोलक ने जो है अपना एक दोलन पूरा कर लिया है। यानी कि क्या हो रहा है, माध्य स्थिति से ये मूल बिंदु ए पर आ रहा है, उसके बाद में कहाँ जा रहा है, बिंदु बी पर जा रहा है और बिंदु बी से वापस से अपनी माध्य स्थिति ओ पर आ रहा है। तो ये अपना एक दोलन पूरा कर लेता है। बच्चों इस एक दोलन को पूरा करने में लिया गया जो समय है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो क्या कहेंगे हम कि सरल लोलक के द्वारा
एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाएगा? इस सरल लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। और बच्चों किसी भी लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो नियत होता है, यानी कि बार बार परिवर्तित नहीं होता है। चलिए बच्चों आगे बात करें हम समय तथा चाल के मात्रक की। जब हमने समय का निर्धारण कर लिया है तो अब समय के लिए हम कौन से मात्रक का प्रयोग करेंगे? तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि समय का मूल मात्रक क्या होता है बच्चों? सेकंड होता है। और इसका प्रतीक क्या है? एस से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बड़े मात्रक की बात करें तो समय के बड़े मात्रक क्या हो जाएंगे बच्चों? मिनट और घंटा हो जाएंगे। इसके साथ साथ बच्चों जब हम चाल की बात कर रहे हैं तो हमने अभी पढ़ा था कि चाल क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? दूरी का मात्रक है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और यदि हम अन्य मात्रक देखें इसके बड़े मात्रक तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति मिनट या फिर किलोमीटर प्रति आवर में भी हम इसे व्यक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम बात कर रहे हैं कि ये जो मात्रक हैं इनके जो प्रतीक हैं उनको हम हमेशा एक वचन में ही लिखते हैं, यानी कि कभी भी हम इनके लिए बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि जब हमें 50 किलोमीटर लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? 50 किलोमीटर ही लिखेंगे, ना कि 50 किलोमीटर। या फिर 8 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, ना कि 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको में क्या ध्यान रखना है हमें कि इन मात्रकों को हमें हमेशा एक वचन में ही लिखना है, बहुवचन नहीं बनाना है। बच्चों अब ये जो मात्रक हैं इन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि हमें किसी व्यक्ति की आयु बतानी है तो आयु के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? दिनों या घंटों में व्यक्त नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम? वर्ष का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा? हमें उसकी आयु बताने में ज़्यादा आसानी होगी। इसी प्रकार मान लीजिए बच्चों यदि हमें घर से विद्यालय की दूरी बतानी है तो हम कैसे बताएंगे बच्चों? उसे हम जो है वर्ष के स्थान पर मिनट या घंटे में व्यक्त करते हैं, यानी कि इन मात्रकों का हम अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं। बच्चों आगे हम बात कर रहे हैं कि ये जो समय का मापन है तो पुराने ज़माने में इस जब घड़ियां नहीं थी तो इस समय को कैसे मापा जाता था? तो बच्चों संसार के अलग अलग भागों में जो है समय मापन के लिए अलग अलग युक्तियों का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि बच्चों धूप घड़ी, जल घड़ी और रेत घड़ी आदि का। ये बच्चों दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर है वहाँ पर स्थित धूप घड़ी है। और क्योंकि उस समय घड़ी नहीं थी तो हम जो है 1 बजे या 2 बजे ऐसे समय का पता नहीं लगा पाते थे। तो उस समय क्या करते थे? सूर्य की गति के आधार पर जो है इस घड़ी के माध्यम से समय का पता लगाया जाता था। इसी प्रकार बच्चों जो जल घड़ी या रेत घड़ी है उससे भी क्या करते थे? समय का निर्धारण करते थे। बच्चों आजकल जो घड़ियां हमें उपलब्ध हैं उनके अंदर क्या किया जाता है? 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं और इन घड़ियों को हम कहते हैं बच्चों क्वार्ट्ज घड़ियां। और इनसे जो समय का मापन किया जाता है वो अधिक यथार्थ होता है। बच्चों सामान्यतः हम घरों के अंदर जो घड़ियां प्रयोग में लेते हैं तो उसमें क्या होता है? सबसे कम समय अंतराल जो वो मापती है वो कितना होता है बच्चों? 1 सेकंड होता है। यानी कि जो घड़ियां हम आम प्रचलन में प्रयोग में लेते हैं उनके अंदर बच्चों 1 घंटे की सुई, मिनट की सुई और 1 सेकंड की सुई होती है। उससे छोटे समय अंतराल को घड़ियां नहीं नापती है। लेकिन बच्चों इसके अलावा जो है आजकल ऐसे विशिष्ट घड़ियां भी उपलब्ध हैं जिनसे क्या किया जाता है? 1 सेकंड से भी छोटे समय अंतराल को भी हम माप सकते हैं। बच्चों ये जो घड़ियां होती है ये 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग अथवा 1 अरबवें भाग तक को भी माप सकती है। यानी कि समझ सकते हैं हम कि बहुत छोटा जो समय अंतराल है उसे भी इन घड़ियों के द्वारा मापा जा सकता है। बच्चों 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग जो होता है क्या कहलाता है? 1 माइक्रो सेकंड कहलाता है। और 1 सेकंड का 1 अरबवां भाग जो है वो कहलाएगा बच्चों 1 नैनो सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि इतने छोटे समय अंतराल का उपयोग कहाँ पर होता है? तो बच्चों जो वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं इनमें बहुत छोटे छोटे समय अंतराल का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो इन वैज्ञानिक अनुसंधानों के अंदर जो है इन समय अंतरालों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार बच्चों कुछ खेल ऐसे होते हैं जहाँ पर भी समय सीमा निर्धारित होती है। तो बच्चों उन खेलों के लिए जिन घड़ियों का प्रयोग किया जाता है वे 1 सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल को माप सकती है। यानी कि 1 सेकंड में जो 10वां भाग है उसे भी नाप सकती है और 1 सेकंड का जो 100वां हिस्सा है उसे भी इन घड़ियों के द्वारा मापा जा सकता है। इसी प्रकार बच्चों जो ऐतिहासिक घटनाएं होती है, बहुत पुरानी घटनाएं हैं, उन्हें हम किस में मापते हैं? शताब्दियों या सहस्त्राब्दियों में व्यक्त करते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि 100 वर्ष पूर्व या 1000 वर्ष पूर्व ये घटना
हुई थी। इसी प्रकार बच्चों जो तारे हैं या ग्रह हैं उनकी आयु को जो है हम अरब वर्षों में मापते हैं। तो इस तरह इन मात्रकों का प्रयोग जो है वो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इस समय के मापन वाला भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि चाल किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न है समय का मूल मात्रक क्या है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।